Hello students, you all are welcome with your favorite channel मैथ्स आसान है। तो आज हम कॉन्टिन्यूटी की एक्सरसाइज करेंगे और बहुत बच्चों ने कमेंट में पहले से ही बोल चुके हैं कि सर जल्दी से हमें कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करवा दीजिए, कॉन्टिन्यूटी के मतलब पीछे पड़े हुए हैं। तो चलिए, तो आज उनका जो वेटिंग पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है और आज हम कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं विद, सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी को ग्राफिकली समझेंगे कि ग्राफिकल क्या मीनिंग है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी मतलब एक कॉन्टिन्यूशन में रहने टाइप, ठीक है ना। मीन्स ग्राफ में यदि हम देखेंगे तो ग्राफ में एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, यानी कि ग्राफ कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में चले, कहीं भी कोई भी ब्रेक ना लगे, ग्राफ में कहीं भी कोई भी ब्रेक ना हो, दैट ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस ग्राफ, सही है ना। तो सिंपल सा मीनिंग है और उसको हम समझते हैं पहले कि ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है। मान लो मैं एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूँ, सबसे बेसिक ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले हम, कि मैंने एक ग्राफ बना दिया कुछ इस तरह से, कॉन्टिन्यूस जा रहा है, कहीं कुछ है ही नहीं ऐसा सोचने वाला, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। और देखते हैं, ये मैं बिल्कुल बेसिक ग्राफ बता रहा हूँ जहाँ पे आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होगी कि यस दीज आर द कॉन्टिन्यूस ग्राफ्स, ठीक है। क्या मुझे इन ग्राफ को बनाने के लिए एक बार यदि स्टार्ट हुआ, मान लो कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था बनाना इस तरह से, ठीक है। तो क्या मुझे पेन को दोबारा से उठाने की ज़रूरत है एक बार स्टार्ट करने के बाद? नहीं, एक बार यदि मैंने स्टार्ट कर दिया तो बस ग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी ग्राफ को बनाने के लिए मुझे एक बार पेन रख दिया ना तो उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्राफ कंप्लीट बन के निकलेगा, कॉन्टिन्यूस का ग्राफ। तो आर यू गेटिंग? यदि मुझे कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनाना है तो एक बार पेन रखा एंड देन ग्राफ को सीधा प्लॉट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूस ग्राफ, ओके। बट इतना तो सिंपल नहीं होना चाहिए यार, चीज़ें इतनी तो सिंपल नहीं होनी चाहिए ना। तो कुछ ना कुछ तो पंगा है जो कि हम इसको अच्छे से समझेंगे कि पंगा क्या हो सकता है, ठीक है। यदि मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा दिखे, यहाँ चला, यहाँ पे आके एक गड्ढा आ गया, ठीक है, मतलब रुक गया, एक मिनट के लिए हम ऐसा सोच लेते हैं। फिर वो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से चल दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया उसने। ये मैं मान लेता हूँ कि x = 1 है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसके सामने की y की वैल्यू 2 है, ठीक। तो अब क्या कहोगे कि क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है? क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है? ये जो होल सर्कल है इसके अंदर, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ में? तो समझते हैं इस चीज़ को। इसका मतलब ये होता है कि जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू, यानी कि जो fx है, y से मतलब क्या है मेरा fx फंक्शन की वैल्यू। तो जब मेरा x 1 है तो y की वैल्यू 2 नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 नहीं है, ये ओपन सर्कल इसी बात का संकेत है। आर यू गेटिंग? यदि मैं इस ओपन सर्कल की जगह पे ऐसे कुछ फिल कर देता हूँ इसको, यदि मैं इसको इस तरह से फिल कर देता हूँ तो फिर इसका मतलब हो जाता है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है। अरे एक सिंपल सी बात ले लो यार, कि मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपका ग्राफ पेपर है, इस पर आप 1,2 को रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू 1 चलोगे, y की वैल्यू 2 चलोगे और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करोगे, है ना। आर यू गेटिंग? हमेशा डार्क करते हैं, वो डार्क पॉइंट ही ये बता रहा है कि यस ये वैल्यू ग्राफ में इंक्लूडेड है। यदि मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो वो ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ग्राफ में जब भी ओपन सर्कल आपको मिलेगा तो दैट मीन्स वो ग्राफ पर एक पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको ओपन कर रहा हूँ, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ और समझने के लिए, ठीक है। तो अब मैं देखूँगा कि मेरे पास फंक्शन जब x1 है, फंक्शन में जब x1 है तो y की वैल्यू 2 नहीं है, और क्या है वो भी डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं किया मैंने। x = 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है वो ही मैंने डिफाइन नहीं किया। बट यदि मैं x1 के लेफ़्ट में हूँ, थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिस्टेंस दिखा रहा हूँ बट बहुत ही ज़्यादा करीब आने वाला हूँ इसके, तो जब मैं x1 के लेफ़्ट में हूँ तो मैं देखूंगा कि y की वैल्यू क्या है।
तो y की वैल्यू मैं देख लेता हूँ यहाँ पे यदि 2 है तो यहाँ पे कहीं 1 होगा y, तो 1.45 ऐसा कुछ मान सकते हो। जैसे जैसे मैं x 1 की तरफ चल रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे मूव किया, मैं आगे मूव किया यहाँ पे, तो y की वैल्यू मैंने देखा कि ये थोड़ा सा 2 की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, 1.7 के आसपास पहुँच गई होगी। थोड़ा सा और चलते हैं x1 की तरफ, तो जैसे मैं और x1 की तरफ गया तो मैंने देखा कि y जो है और ज़्यादा 2 के करीब जा रहा है। जैसे ही मैं x1 के और पास में गया, x1 के और भी ज़्यादा पास में गया, तो मैंने देखा कि ये 2 को टच करने ही वाला है। बट जैसे ही एग्जैक्टली 1 पे जाएगा, तो हमें एक ओपन सर्कल दिख रहा है। मीन्स 1 से यदि मैं जरा सा छोटा बोलता हूँ, बहुत ही जरा सा, 0.99999999 इतना, तो आप देखोगे कि यार y की वैल्यू भी तो ऑलमोस्ट 2 को टच ही कर रही है। वो सर्कल के बाहर जो आपको टच करता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि x+1 होने की ही देरी थी कि y 2 हो जाता। बट एकदम से अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एक गड्ढा आया और उसमें हम गिर गए। आर यू गेटिंग? मतलब जैसे x 1 पे पहुंचा तो एकदम से हॉल आ गया ग्राफ के अंदर। तो हमने ये कहा कि जब x 1 है तो y की वैल्यू 2 नहीं है, बट जब x 1 के लेफ्ट से 1 की तरफ मूव कर रहा है, 1 के लेफ्ट से 1 की तरफ मूव कर रहा है, तो y भी 2 की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे कहेंगे कि लिमिट, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूटी के अंदर देखो लिमिट का कॉन्सेप्ट आने वाला है, और आई थिंक सो कि आप सभी बच्चों ने 11th में लिमिट्स को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव दिखा रहा है कि x की वैल्यू 1 से कुछ कम है और वो 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। x की वैल्यू 1 से कुछ कम है और 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो जो आपका y है यानी कि जो fx है, बताओ वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। ये इसका मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है कि fx किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है जब x की वैल्यू 1 के लेफ्ट से 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ग्राफ से कि वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब ज़रा एक बार राइट से देख लेते हैं, एक बार राइट साइड से देखते हैं कि यदि x 1 के राइट में है और वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो देखते हैं कि y किसकी तरफ अप्रोच करेगा। तो जब x 1 के राइट में है तो y यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 है। फिर हम थोड़ा सा और आगे चले तो भी 2 पे है, एग्जैक्टली 2 पे है। ठीक है, और भी आगे चले तो भी एग्जैक्टली 2 पे है। बट यदि हम 1 को टच करने वाले हैं तो ये क्या कर रहा है, तो भी ये 2 पे ही चल रहा है, और 2 को ही टच करने वाला है। ओपन सर्कल भी 2 पे है, बाहर से टच कर रहा है, मतलब वो 2 को टच करने वाला है, ऐसे बोलेंगे हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब x 1 के राइट से 1 की तरफ चला तो fx किसकी तरफ चला, किसकी तरफ चल रहा है, 2 की तरफ चल रहा है। वो कॉन्स्टेंटली 2 मतलब 2 से बहुत बड़ा प्यार है उसको। कब? जब वो x 1 के राइट से 1 की तरफ चल रहा है। तो fx को किससे प्यार है, किससे प्यार है, 2 से प्यार है, 2 की वैल्यू की तरफ ही टच चल रहा है, 2 को ही टच किए जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड से भी वो 2 पे मिल रहा है, लेफ्ट से 2 पे मिल रहा है, राइट से 2 पे मिल रहा है, बट एट x इक्वल्स टू 1 पे वो 2 पे नहीं है। तो देखो यहाँ से हम चले, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चल रहे थे, एकदम से ब्रेक लग गई। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं x 1 पे पहुँचा तो ब्रेक लग गई, गड्ढा आ गया। सही जी, गड्ढे में यदि भर दिया जाए, कुछ फिलिंग कर दी जाए तो मैं उस पर चल पाऊँगा, बट गड्ढे में जब तक फिलिंग नहीं होगी तो मैं तो गड्ढे में आप लोग गिरना पसंद नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे ना, ऑब्वियसली। तो x इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास फ़िलहाल अभी गड्ढा है। राइट साइड से भी बिल्कुल हम गड्ढे के बाहर खड़े हैं, लेफ़्ट साइड से भी। जब हम दोनों साइड से एक ही गड्ढे के आजू बाजू खड़े हैं ना, ये समझ लो, एक ही गड्ढे के आजू बाजू खड़े हैं, बस उस पर मिल नहीं सकते हैं आपस में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मिल नहीं सकते ना, कॉन्टिन्यूटी तो ब्रेक हो गई ना जैसे ही हम x इक्वल्स टू 1 पे आए। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे इस केस में
कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इक्वल्स टू 1, बट क्योंकि वो वैल्यू साफ दिख रहा है कि वो 2 के इक्वल नहीं है, और 2 किसको बोलते हैं हम, f ऑफ 1, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल कहलाती, f ऑफ 1 के इक्वल, यदि ये गड्ढा फिल कर दिया जाता तो, ठीक है ना। तो क्योंकि ये वैल्यू f ऑफ 1 के इक्वल नहीं है, x इक्वल्स टू 1 पे हमने डिफाइन ही नहीं किया फंक्शन को, तो इस वजह से साफ दिख रहा है कि इस वजह से ये f जो है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, f इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। आर यू गेटिंग बच्चों? इसी वजह से ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं दिख रहा। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों तरफ से सेम नंबर की तरफ मिल रहे हैं, बट क्योंकि बीच में गड्ढा है तो इस वजह से ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ सीन, कि सपोज करो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ वैल्यू, मैं x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन कर देता हूँ, 3 डिफाइन कर देता हूँ। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस है, सोचो अब, नहीं है। स्टिल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, सोचो, यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये गड्ढा फिल होना चाहिए, और ये गड्ढा फिल होते ही हम क्या बोलेंगे कि जो f ऑफ 1 है वो भी किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया, यानी कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल होने के साथ साथ किसके इक्वल, f ऑफ 1 के इक्वल, तो फिर ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फिर से एक और केस सोचते हैं अभी, कि यदि मैं इस लाइन को यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको जो है यहाँ पे यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, यस, x इक्वल्स टू 1 पे मैंने मान लो 2 डिफाइन कर दिया, बट अब मैं इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ, ग्राफ कुछ ऐसा चला गया। तो अब क्या कहेंगे, देखो x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू 2 हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू 2 हो गई, ये यहाँ तक सही रहेगा, ये वाली वैल्यू सही रहेगी, बट अब ये वाला जो केस है ये हट जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, देखो जब मैं x इक्वल्स टू 1 के राइट से 1 की तरफ चलूँगा, 1 के राइट में यहाँ पे हूँ, 1 के राइट में देखा मैंने यहाँ पे भाई वैल्यू 2 से कुछ ज़्यादा है, ऑलरेडी 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। जो पहले प्यार था 1 के राइट वाला, वो प्यार अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 के राइट से जैसे ही वो चलता है तो 2 पॉइंट समथिंग पे पहुँच गया, थोड़ा सा और आगे चला, 1 की तरफ चला, तो हमने देखा कि वो थोड़ा और ज़्यादा ऊपर चला गया, वो तो 3 के पास जा रहा है। थोड़ा सा और देखा कि यार ये तो बिल्कुल ही 3 पे मतलब टच करने ही वाला है। जैसे ही x 1 पे टच करने वाला है फ्रॉम इट्स राइट साइड, तो y किसको टच करने वाला है, देखो कहाँ पे गड्ढा दिख रहा है, ये 3 पे, बाहर तक लाइन टच कर रही है। इसका मतलब यह है कि जब हम x 1 के राइट से, जब हमारा x 1 के राइट से 1 की तरफ जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ टच करेगी, 3 की तरफ। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट साइड से जब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, ये तो हमें पता है 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो 3 आने वाली है, और जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए कॉन्टिन्यूस होने के लिए, मतलब सेम गड्ढे के आजू बाजू दिखने चाहिए और गड्ढे को बस फिलिंग और करनी है, तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस। और फंक्शन को फिलिंग गड्ढे को फिलिंग करने का मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट सेम होनी चाहिए, जो कि लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट भी होनी चाहिए। तो आई थिंक कि ग्राफिकली आपको समझ में आ गया है कि क्या है मतलब कॉन्टिन्यूस का, कहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है, कहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक ग्राफिकली जो मीनिंग हमने किया है, इससे अब हम डेफिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक सो। डेफिनेशन क्या बनेगी देख लें, हैं। तो ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई है। यदि ग्राफ में कुछ भी कैसा भी ब्रेक नहीं है, बिल्कुल चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, कोई कैसी टेंशन है ही नहीं, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। यदि कुछ टेंशन वाली बात आती है, कोई गड्ढे वाली बात आती है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि गड्ढा कहाँ पे है। लेफ़्ट से हम मतलब उस पॉइंट के, जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, देखो हम जो कॉन्टिन्यूटी कर रहे हैं ना बेटा, अभी हम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो दिस इज़ कॉन्टिन्यूटी एक्चुअली एट ए पॉइंट। तो मैंने अभी जैसे कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे डिस्कस करी थी, वो किस पे करी थी, एट x इक्वल्स टू
1 पे। ठीक, तो डेफिनेशन समझ लेते हैं अब हम, ग्राफिकली तो समझ में आ ही गया है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। देखो कॉन्टिन्यूस को मैं CTS लिखूंगा बेटा, मेरी हैबिट में आ गया है, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ क्या होना चाहिए सोचो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स, किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट से यदि वो अलग अलग होगी तो फिर तो कॉन्टिन्यूटी में, देख रहे हो आप क्या दिख रहा है आपको, एक क्या दिख रहा है, ये एक जंप दिख रहा है। जंप क्या हुआ कि 1 के लेफ्ट में जब चल रहा था x तो 2 पे मिल रहा था, 1 के राइट से देखा तो 3 पे मिल रहा है, 1 पे देखा तो 2 पे ये वैल्यू, ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट वाली बात तो। बट जैसे ही वो राइट से जा रहा है तो वो तो एक जंप मार रहा है, आर यू गेटिंग, तो वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखेंगे वैल्यू और राइट हैंड लिमिट पे देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, सेम होनी चाहिए। एंड और यदि इन दोनों का सेम होना हो भी जाता है तो क्या हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस है। मैंने सबसे पहले ग्राफ बताया था ना, जब मेरा यहाँ पे ओपन सर्कल था, गड्ढे के बाहर से हम मिल रहे थे, बट गड्ढा बीच में हम दोनों को रोक रहा था, ऐसे नहीं मिल पा रहे थे। जहाँ हम ऐसे मिल जाएंगे ना वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी, जहाँ हम ऐसे हैं बस बीच में गड्ढा है तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए उस गड्ढे को फिल करो, गड्ढे को फिल करने का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे जो आएगी वो भी सेम होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। ये जो वैल्यूज हैं कौन कौन सी वैल्यूज देख लेते हैं। ये जो पहली वाली वैल्यू है, सबसे पहली वाली जो सबसे लेफ्ट में लिखी हुई है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे सिंपल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए। दूसरी वाली क्या है, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये वाली वैल्यू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए। और ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे ना एफ ऑफ ए की जगह एफ एक्स लिख के आते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे पेपर्स चेक किए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए की जगह एफ एक्स, तो बेटा वो बिल्कुल गलत है। एफ एक्स का मतलब तो पूरा एफ एक्स हो गया ना, हर एक एक्स के लिए हो गया। हमें तो सिर्फ और सिर्फ किस पे बात करनी है, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे बात करनी है। तो इसलिए एफ ऑफ ए आएगा, एफ एक्स तो पूरा ग्राफ है ना, एफ एक्स थोड़ी नाम लेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ ए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं, ध्यान दें इस बात को, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट समहाउ मान लेते हैं कि समहाउ इसकी वैल्यू निकल के एल आ जाती है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी एल आ जाती है निकल के, समहाउ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और दोनों वैल्यूज एल आ जाते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं दिस इम्प्लाई लिमिट एग्जिस्ट, दिस इम्प्लाई लिमिट एग्जिस्ट एंड वी राइट, हम उसको एक नोटेशन दे देते हैं बेटा, क्या नोटेशन दे देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, फिर हम कोई साइन नहीं लगाते प्लस माइनस का और सीधा लिख देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट एग्जिस्ट करने पे वैल्यू क्या आ रही है, एल आ रही है। तो इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि इन दोनों को हटाओ और इसको लिख दो सीधा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, एफ ऑफ ए। सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए इम्प्लाइज क्या कहेगा कि लिमिट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए ए पे और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए। तो इसी डेफिनेशन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। गॉट इट बच्चों, लिमिट एग्जिस्टेंस भी दिखा दी मैंने और साथ में वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। तो यदि ऐसा है तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो ग्राफिकली समझ में आ गया, ग्राफिकली से हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कर ली है, बस बचा क्या, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।
क्वेश्चंस करने हैं। बट क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्टीन्यूस फंक्शंस के, तो वो भी हम समझ लेते हैं कि क्या है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस। ठीक है बच्चों, है हमारे पास समय है, देखो ज़रा टाइम है बच्चों। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं समझ लेते हैं कुछ, और नेक्स्ट टाइम फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे और सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता कॉन्टीन्यूस फंक्शंस के बारे में, तो जो भी CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होंगे तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हम प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और ये चीज़ें सारी की सारी तुम्हें पता होनी चाहिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस। और एक बात और मैं बता दूं बेटा, जिनको लिमिट्स नहीं आती हैं 11th की, तो प्लीज़ पहले लिमिट्स को प्रिपेयर करें, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के अंदर लिमिट्स का यूज होना ही होना है। समहाउ किसी न किसी तरीके से लिमिट्स का हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो जिन बच्चों को लिमिट्स नहीं आती हैं तो प्लीज़ कहीं ना कहीं से अपने फ्रेंड से, कहीं यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, या फिर अपने रिलेटिव्स में कोई है जो मैथ्स जानते हैं तो उनसे थोड़ा सा करके सीख के एंड देन फिर आगे फिर कॉन्टीन्यूस फंक्शंस के बारे में सीखें। ठीक है, और अदरवाइज़ जहाँ जहाँ पे लिमिट्स यूज होगी, जहाँ फॉर्मूले यूज होंगे, वहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो बताता ही रहूँगा, बट फिर भी तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं क्या है। कि सपोज कर लेते हैं हम, इफ़ एफ एक्स इज ए continuous function at some point x equals to c, और एक काम करते हैं एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों ले लेते हैं, दो फंक्शंस ले लेते हैं। इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टीन्यूस फंक्शंस, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू सी, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस जी एक्स, इनकी दो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस दिए हुए हैं, एक एफ एक्स दिया हुआ है और एक जी एक्स दिया हुआ है, तो उनका जो सम होगा और उनका डिफरेंस होगा, वो जो एक नया फंक्शन बनेगा वो भी कॉन्टीन्यूस होता है एट द सेम पॉइंट सी। तो इफ़ दीज आर द टू कॉन्टीन्यूस फंक्शंस एट सी, देन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स आर कॉन्टीन्यूस फंक्शंस एट एक्स इक्वल्स टू सी। उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स इंटू में जी एक्स करेंगे तो वो भी कॉन्टीन्यूस होगा बेटा। इनके कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का सम, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का प्रोडक्ट एंड कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का डिवीजन ऑल्सो, यानी कि एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस प्रोवाइडेड। बट इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि जो जी एक्स है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, नाउ वन मोर इज, यदि हम कोई भी कांस्टेंट नंबर के ले लेते हैं और उसको कॉन्टीन्यूस फंक्शन एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारा नया फंक्शन बनेगा वो भी कॉन्टीन्यूस होगा, वो भी कॉन्टीन्यूस ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये भी कॉन्टीन्यूस रहेगा। एफ एक्स यदि कॉन्टीन्यूस है तो उसका यदि मैं मॉडुलस कर देता हूँ, मॉडुलस ऑफ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस। किसी भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन का यदि हम मॉडुलस कर देते हैं तो देन न्यू फंक्शन जो बनेगा वो भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो दीज आर सम फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्टीन्यूस फंक्शंस। तो ये हमें याद रखनी है, सिंपल। कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि परमानेंटली कॉन्टीन्यूस होते हैं, उनको और देख लेते हैं कि वो क्या है। तो उनको भी एज ए नोट की फॉर्म में और रिमार्क की फॉर्म में आप लिख सकते हो। जैसे आपके पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं बेटा। अब आप बोलोगे सर पोलिनोमियल तो हमने सुना सा वर्ड है, बट याद नहीं है कि क्या होते हैं पोलिनोमियल यार। जैसे
जिसमें पावर्स जो हैं, जो x की जो पावर्स होती हैं वो कैसी होती है, होल नंबर्स की फॉर्म में होती है, 0 1 2 3। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं 3x² + 5x + 7, पावर 2 नहीं, पावर कोई भी ले लो, बट होल नंबर की फॉर्म में चलनी चाहिए पावर सारी की सारे, ठीक है। तो पोलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर से मतलब होता है बेटा ऑन आर से बाहर हम जाएंगे नहीं, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, पहले हम बात करेंगे साइन और कोसाइन की। तो ये दोनों कॉन्टीन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है। बट बात आती है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैं अलग क्यों ले रहा हूँ, अलग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दे आर कॉन्टीन्यूअस बट ऑन देयर डोमेन्स, ऑन देयर डोमेन्स। जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक हैं 10x cot x, देन sec x और cosec x, तो दे आर कॉन्टीन्यूअस बट ऑन देयर डोमेन्स, क्योंकि इनमें सभी फंक्शंस ऐसे हैं ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक कि जिनकी डोमेन r नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट्स कट होते हैं r में से, जैसे कि 10x में आप देखोगे π/2 पे डिफाइंड नहीं होता, 3π/2 पे डिफाइंड नहीं होता, मतलब 2n + 1 π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है। तो इसकी जो डोमेन है वो है r - 2n + 1 π/2। तो उन सभी पॉइंट्स पे ही कॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है। ये डोमेन के सभी पॉइंट्स पे। मॉडुलस फंक्शन ले लो, एक्सपोनेंशियल ले लो, वो भी कॉन्टीन्यूअस होते हैं। मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, ये भी कॉन्टीन्यूअस है। फंक्शंस आर कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है जी। लॉगिथम ले लो, log of x, log x इज कॉन्टीन्यूअस एट इट्स डोमेन। log x भी क्या होता है बेटा, कॉन्टीन्यूअस होता है। तो ये सब तो आपको याद रखना है। देखो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है। फिफ्थ इज log x, log x इज कॉन्टीन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। चलो इसकी डोमेन भी मैं बता देता हूँ बेटा। log x की डोमेन क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन है से log x की। इसका ग्राफ भी आपको यदि देखना है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, दिस टाइप। कॉन्टीन्यूअस जाता है, ये 0 के राइट में डिफाइंड होता है, 0 के लेफ्ट में डिफाइंड नहीं होता, 0 के लेफ्ट में इसका ग्राफ नहीं होता। ये log x का ग्राफ है जब आपका जो बेस है वो हम क्या मान रहे हैं, a, और a जो है वो 1 से बड़ा है। और यदि आपका a 1 से छोटा होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, सही, तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है इस तरह से। तो दोनों ही केसेज में जो log x है वो क्या होता है, आपका कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कॉन्टीन्यूटी के लिए, तो ये आपको याद रखने हैं। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग और साथ में डेफिनेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई थिंक आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं, और नेक्स्ट टाइम बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। कल हम मिलेंगे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस के साथ, बड़े अच्छे से क्वेश्चंस को समझ लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एक या मैक्सिमम 2 क्लास में हो जाएंगे, आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आया है तो आपको प्लीज़ एंड करने से पहले वीडियो को क्या करना है, लाइक का बटन दबाना है, अच्छा कमेंट लिखना है, और सभी दोस्तों को शेयर करना है, और उनको भी बोलना है कि आपकी तरह अच्छे इंटेलिजेंट बनेंगे मैथ्स में। मैथ्स आसान है चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू बच्चों, ओके, टेक केयर, बाय बाय।